हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन B1 को। हम विटामिन की हमने विटामिन को स्टार्ट किया हुआ है और विटामिन की लिस्ट के अंदर हमने विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E, बहुत सारे विटामिन को डिस्कस किया है। तो आज बारी है हमारे पास विटामिन B1 की। अब विटामिन B1 जो है, अगर हम इसका नेम देखें तो इसको कहा जाता है थायामीन भी। ठीक है, तो कुछ लोग विटामिन B1 को थायामीन के नाम से जानते होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसको विटामिन B1 सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। चलें जी, देखते हैं कि विटामिन B1 होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर, इसकी अक्रेंस, इसकी हमारे पर रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमें कहाँ से ये मिल सकता है और वट एवर ऑल रिलेटेड विटामिन B1 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। विटामिन B1 जिसको हम थायामीन कहते हैं, ये बेसिकली विटामिन बी ग्रुप जो है उसका सबसे पहला मेंबर विटामिन B1 है और इसको इसीलिए विटामिन B1 का नाम दिया गया है। अब सिंपली कहें कि हमने थायामीन को ही क्यों विटामिन B1 कहा, क्योंकि ये विटामिन बी ग्रुप में से सबसे पहला मेंबर था, इसलिए इसको B1 का नाम दे दिया गया। On account of its curing action against beriberi, it is commonly known as anti-beriberi factor। चलें जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि क्योंकि विटामिन B1 जो है ये एक बेरीबेरी डिजीज़ जो है उसके लिए एज अ क्योर उसको यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसको विटामिन B1 को थायामीन के अलावा एंटी बेरीबेरी फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक और नाम है, आप इसको एंटी बेरीबेरी फैक्टर के नाम से भी हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है इन यूरोप इट इज़ आल्सो डिजाइनेटेड एन्यूरिन। तो यूरोप के अंदर क्या है कि इसको विटामिन B1 को थायामीन और एंटी बेरीबेरिक फैक्टर के अलावा एन्यूरिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ नेम्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं इसकी अक्रेंस के बारे में कि थायामीन यानी कि विटामिन B1 कहाँ पाया जाता है। थायामीन इज़ फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल फूड। हर किस्म का एनिमल प्लांट है या एनिमल फूड है या फिर जितने भी प्लांट्स हैं, हर किस्म के फूड में जो है थायामीन यानी कि विटामिन B1 आपको नज़र आएगा। उसके अलावा सीरियल जो है यानी कि दालें वगैरह, हार्ट, दिल, हम जानवर का गोश्त खाते हैं तो उसका जो दिल होता है वो लीवर, ठीक है, उसकी कलेजी एंड किडनी, और किडनी जो है ये बेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन B1 का, जिसके अंदर विटामिन B1 बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इन सीरियल द आउटर लेयर ऑफ सीड्स आर रिच इन थायामीन। आपने देखा होगा सीरियल यानी कि दालें जो हैं जिनकी ऊपर की लेयर होती है, झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर, उस लेयर के अंदर, उस छिलके के अंदर विटामिन B1 बहुत ज़्यादा रिच फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इन यीस्ट एंड एनिमल्स, अब यीस्ट और एनिमल्स टिश्यू में क्या किया है, इट इज़ मेनली प्रेजेंट एज इट्स को एंजाइम थायामीन फायरोफॉस्फेट। तो लिखा है कि एनिमल टिश्यूज़ के अंदर और यीस्ट के अंदर क्या है कि जो विटामिन B1 जो है वो थायामीन फायरोफॉस्फेट यानी कि इसकी को एंजाइम फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। मिल्क जो है उसके अंदर भी थायामीन प्रेजेंट होती है, लेकिन लो अमाउंट के अंदर, बहुत ही कम मिकदार में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अक्रेंस तो होगी क्लियर कि कहाँ कहाँ से हमें विटामिन B1 मिल जाएगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो थायामीन का अगर हम फार्मूला देखते हैं C12H17N4O5 इसका फार्मूला है। इट कंटेन्स 2 moieties इन इट्स मॉलिक्यूल। अगर हम B1 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें 2 moieties होती हैं, एक मॉलिक्यूल है लेकिन 2 moieties हैं इसके अंदर, पायरिडमिडीन एंड थायाजोल। ठीक हो गया। थायामीन इज द ओनली नेचुरल कंपाउंड विच कंटेन्स ए थायाजोल ग्रुप। तो थायामीन जो है ये बेसिकली एक वो वाहिद नेचुरल कंपाउंड है जिसके अंदर नेचुरली थायाजोल ग्रुप पाया जाता है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा थायामीन का, आप इसको अच्छे से देख लें और इसको प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आप जब पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके अंदर अगर आप इस तरह से हैडिंग बनाकर किसी भी टॉपिक को लिखते हैं, उसके बाद अगर आप ऐसा कोई विटामिन पूछा जाए तो अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है। और ये बेसिकली एक ये खुद हैंड राइटिंग नोट्स हैं जिनको कॉपी किया गया है और फिर इनको मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, इसलिए इस फॉर्म में प्रेजेंट किया ताकि आपको इसकी पेपर प्रेजेंटेशन भी नज़र आ जाए। देन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की बात कि हमारे पास विटामिन B1 का जो है वो बेसिकली फंक्शन क्या है, इसकी मेटाबॉलिज्म क्या है। थायामीन इज डिस्ट्रॉयड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। अगर थायामीन की डिग्रेडेशन करनी हो, उसको तोड़ना हो, तो उसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। इट कैन स्टैंड शॉर्ट बॉइलिंग अप टू 100 डिग्री। 100 डिग्री टेम्परेचर तक जो है वो थायामीन बर्दाश्त कर लेता है, इसीलिए इट इज़ द ओनली पार्ट लॉसिंग इन कुकिंग और कैनिंग प्रोसेसेस। इसलिए क्या होता है कि कुकिंग के अंदर
जब आप बहुत कुकिंग करते हैं या फिर कैनिंग करते हैं तो उसमें जो है इसका कुछ पार्ट जो है वो लॉस हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। इस विटामिन की जो रिक्वायरमेंट होती है इंक्रीज्ड अंडर हाई मेटाबॉलिक कंडीशन, जितनी मेटाबॉलिक कंडीशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इस विटामिन की यानी कि विटामिन B1 की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को ज़्यादा होती है। वो मेटाबॉलिक कंडीशंस हाई कौन सी हैं, जैसे कि आप देखें कि फीवर के अंदर, ठीक है, फीवर में क्या होता है, इंक्रीज्ड मस्कुलर, इसके अलावा फीवर है, इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन एंड ऑल्सो अंडर सर्जरी एंड स्ट्रेस। अगर आपको फीवर होता है आपका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा, अगर आपकी मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा है तो इट्स मीन आपका मेटाबॉलिक रेट हाई है। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मदर जो फीड करवा रही होती है, सर्जरी और स्ट्रेस के इवन इसके अंदर भी क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिक कंडीशन, आपकी मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है, इसीलिए आपको विटामिन B1 की रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से ज़्यादा होने लग जाती है, ठीक है। थायमिन एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और लीवर डिजीज़। अगर किसी पर्सन को GIT डिजीज़ होती हैं या फिर किसी को लीवर डिजीज़ है, कोई लीवर डिसऑर्डर है, उसमें क्या होगा कि उसके अंदर जो B1 की एब्जॉर्प्शन हो रही है ब्लड में वो कम होने लग जाएगी, ठीक है। उसके अलावा रॉ सी फूड जो है इट कंटेन्स एन एंजाइम। अब रॉ सी फूड जो है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है थायामिनेज। अब थायामिनेज ये जो एंजाइम है वी डिस्ट्रॉयज थायामिन इन द बॉडी। अगर ये बॉडी में एंटर करता है फूड के थ्रू तो ये क्या करेगा, थायामिन को तोड़ देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। थायामिन इज फॉस्फोराइलेटेड विद ATP टू फॉर्म थायामिन फॉस्फोफायरोफॉस्फेट। अगर आपने थायामिन फायरोफॉस्फेट बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे कि थायामिन आपने लिया, उसको अपने फॉस्फोराइलेट करना है विद ATP, ठीक है, और फिर आपके पास थायामिन फायरोफॉस्फेट जो है वो बन जाएगा। क्लियर हो गया। थायामीन पायरोफॉस्फेट जो है इट पार्टिसिपेट इन मैनी रिएक्शंस सच एज डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड। अच्छा जी, हमने थायामीन पायरोफॉस्फेट क्यों बनाया, क्योंकि TPP जो है यानी कि थायामीन पायरोफॉस्फेट जो है ये बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि आप देखेंगे अल्फा कीटो एसिड जो है उसकी जब डिकार्बोक्सिलेशन होती है तो उसके अंदर TPP रिक्वायर होता है। देन हम बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी के बारे में। तो विटामिन B1 डेफिशिएंसी लीड्स टू पॉलीन्यूरेटिक इन एनिमल्स एंड बेरी इन ह्यूमन बीन। अगर हम इंसानों को अगर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन B1 की तो हमें बेरी डिजीज़ हो जाती है, ये आप सबको पता है। और अगर हम देखें कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है कि हमें कितनी अमाउंट में अगर विटामिन B1 रोज़ मिलता रहे तो हमें इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो उसमें सबसे पहले मेन की देखते हैं तो 1.2 to 1.4 mg अगर हमें डेली मिलती रहे विटामिन B1 की तो आदमियों के अंदर ये कोई इसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। वुमेन के अंदर 1.0 mg डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन B1 की, 1.5 mg प्रेग्नेंट लेडी के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए डेली रिक्वायर होती है थायामीन की। देन बात करते हैं इन्फेंट्स के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में। तो उनके अंदर 0.2 to 0.5 mg जो है वो थायामीन यानी कि विटामिन B1 डेली रिक्वायर होता है ताकि उनकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि बेसिकली थायामीन यानी कि विटामिन B1 होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी अक्रंस ये कहाँ पर पाया जाता है और इसकी हमारी बॉडी के अंदर मेन फंक्शंस क्या हैं, ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें आपको क्या फेस करना पड़ता है या फिर इसकी डेफिशिएंसी में आपको कौन सी डिजीज़ होंगी। और हमने फिर लास्ट पे देखा कि इसका क्योर क्या होगा, यानी कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, हम कितनी चीज़ लें, अगर हम कितना इंटेक करें जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Please press the bell icon button to get all the new notifications. If you have any question, please ask freely in the comment box. I will definitely like to reply your all questions. Thank you.